Hello everyone, this is Lata Singh from Shraddha Smart Education. Now we will complete this social science sample question paper. So let's begin. This is Elementary Education Completion Certificate Exam 2024 और ये क्लास 8 से है. ओके आपका टाइम पीरियड होगा, जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 2.5 घंटे का होगा और मैक्सिमम मार्क्स जो आपके पूर्णांक होंगे वो 80 होंगे. ठीक है, 80 मार्क्स का. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, मीन्स वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस. तो यहाँ पे नीचे दिए गए प्रश्नों में से सही विकल्प चुनें. ओके, एक आपको राइट ऑप्शन चूज़ करना है. यहाँ हम देखेंगे फर्स्ट है हुरना सम्मेलन बुलाने का उद्देश्य था. तो हुरना सम्मेलन बुलाने का क्या उद्देश्य था? द पर्पज़ ऑफ कॉलिंग द हुरना कॉन्फ्रेंस वॉज. तो यहाँ आप करोगे इसमें ए वाला ऑप्शन इज राइट, टू स्टॉप द मराठा पावर इन राजस्थान. ओके, ए वाला ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट देखते हैं. ये जो हमारा क्वेश्चन पेपर रहता है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहता है. ठीक है, हुरना सम्मेलन बुलाने का उद्देश्य था ए वाला. आप ये टिक करोगे राजस्थान में मराठा शक्ति को रोकने के लिए. अगर इंग्लिश में समझ में आए तो हिंदी देख लेना. सेकंड आप देखोगे प्रथम गवर्नर जनरल थे. तो यहाँ पे आप क्या करोगे? ए वाले ऑप्शन पे करेक्ट करोगे, लॉर्ड विलियम बेंटिक. ओके, यहाँ आप देखोगे द फर्स्ट गवर्नर जनरल वॉज लॉर्ड विलियम बेंटिक. अब नेक्स्ट देखेंगे हम थर्ड वाला, बिरसा मुंडा का संबंध है. बिरसा मुंडा का संबंध किससे है? तो यहाँ पे डी वाले ऑप्शन पे आप राइट का टिक करोगे, झारखंड. ओके, सो बिरसा मुंडा इज रिलेटेड टू झारखंड. नेक्स्ट आपका फोर्थ क्वेश्चन हो जाता है न्यायपालिका का प्रमुख कार्य है. न्यायपालिका का प्रमुख कार्य क्या है? विवादों को निपटाना, न्यायिक समीक्षा करना, मौलिक अधिकारों का संरक्षण करना. तो उपयुक्त सभी आ जाएंगे. ठीक है, फोर्थ वाला जो दा ऑप्शन है वो करेक्ट है. इसमें आप इंग्लिश में समझ लीजिए, द मेन फंक्शन ऑफ द जुडिशियरी इज, जुडिशियरी होती है न्यायपालिका. ठीक है, तो यहाँ भी ऑल ऑफ द एबव आपका करेक्ट है. द वाला, डी वाला, तो जुडिशियल रिव्यू भी हो जाएगा, सेटिंग द डिस्प्यूट्स मतलब जो भी विवाद होते हैं उनको निपटाना, प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल. तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट देखेंगे फिफ्थ, लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है. तो लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया कौन होता है? इसमें आप बी पे टिक करोगे. ओके, तो बी यहाँ पे बा पे टिक करोगे. ठीक है, तो प्रधानमंत्री आ जाएगा, प्राइम मिनिस्टर. द हेड ऑफ द रूलिंग पार्टी इन द लोकसभा, प्राइम मिनिस्टर. ओके, बी वाला ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट हम सिक्स वाला देखेंगे, नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण हैं. नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण हैं तो कौन कौन से हैं? ऑल ऑफ द एबव मीन्स उपयुक्त सभी. सौर ऊर्जा भी हो जाएगा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा. यह इंग्लिश में समझेंगे आप. एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर, रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर तो विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ऑल ऑफ द एबव. ओके, सारे ठीक है. नेक्स्ट 7 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मानव निर्मित संसाधन नहीं है. ठीक है, मानव निर्मित मीन्स मनुष्य के द्वारा बनाया गया कोई एक ऐसा संसाधन नहीं है. तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैन मेड रिसोर्स, मीन्स मैन मेड रिसोर्स नहीं है. तो वो कौन सी है? ठीक है, ब्रिज, रोड, मशीन या फिर नेचुरल गैस, क्या हो सकता है? तो आप देखोगे यहाँ पे अच्छे से समझोगे. ब्रिज, ब्रिज भी मनुष्य बनाता है. ठीक है, मैन के द्वारा ही बनाए जाते हैं. रोड भी हम लोग ही कंस्ट्रक्ट करते हैं और यहाँ पे मशीन भी हम लोगों के थ्रू ही बनाई जाती है. बट नेचुरल गैस ये मैन मेड रिसोर्स नहीं है. ठीक है, मानव निर्मित संसाधन नहीं है. तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन होगा करेक्ट वाला वो डी ऑप्शन होगा. ओके, मैन मेड रिसोर्स नहीं है. नॉट को आप देखना. तो नेचुरल गैस हम नहीं बनाते, नेचुरल गैस अपने आप से बनती है. क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम. भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह की सूची में राजस्थान की किस जनजाति को शामिल किया है? तो 8 में आप करोगे सहारिया. ठीक है, द वाले पे टिक कर दोगे. द इज करेक्ट आंसर. विच ट्राइब ऑफ राजस्थान, कौन सी ऐसी जनजाति है राजस्थान की हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ प्राइमेटिव ट्राइबल ग्रुप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो डी वाले पे टिक कर दोगे, सहारिया. नेक्स्ट आता है अब आपका बाखंड. ठीक है, अति लघुत्तरीय प्रश्न. आपको अब इसमें
जो आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं ना, उनके आंसर देने हैं, मीन्स वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो 9 वाला जो क्वेश्चन है इसमें है आपका निम्नलिखित को सुमेल कीजिए। सुमेल मीन्स होता है मिलाना, ओके। जैसे हम मैचिंग करते हैं तो हिंदी में आप मैचिंग करोगे मस्केट, तो मस्केट को डी से मिला दोगे। बंदूक जिसमें बारूद से चिंगारी दी जाती थी, ठीक है। मैच लॉक, तो मैच लॉक को सी से मैच करोगे। पैदल सैनिकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली बंदूक। मुफ्ती, मुफ्ती को ए से मैच करोगे। मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद। और महाभियोग, महाभियोग को आप मैच करोगे बी से, ठीक है। किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचरण का आरोप। अब आगे देखते हैं। इसी में हमारा इंग्लिश का भी ऑप्शन है, यहाँ पे मैचिंग दे रखी है, तो मैचिंग यहाँ से भी आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। इंग्लिश में भी मैं आपको मैच करके दिखा देती हूँ। तो मस्केट आप मिलाओगे डी से, मैच लॉक को मिलाओगे सी से, और मफ्ती को मिलाओगे ए से, और इम्पीचमेंट को मिलाओगे अ चार्ज ऑफ मिसकंडक्ट अगेंस्ट अ पर्सन, ओके। तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो जाता है। अब देखते हैं 10 क्वेश्चन। तो 10 क्वेश्चन है हमारा 10th वाला। आपको क्या करना है, येस और नो में आंसर्स देने हैं इसमें। चलिएगा आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, और इसमें हमें केवल यस और नो में आंसर देना है, ठीक है। हिंदी में अगर आप कर रहे हैं तो हाँ या ना में उत्तर दोगे। तो लोग ही एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। पीपल आर द बिगेस्ट रिसोर्स ऑफ अ नेशन। तो यहाँ पे आप करोगे यस, ठीक है। सेकंड हो जाएगा आपका पीपल जनरली प्रेफर एक्सट्रीम क्लाइमेट। तो यहाँ पे आप करोगे नो, सेकंड में नो हो जाएगा। लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु को पसंद करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा आपका। थर्ड, एरिया विद मिनरल डिपॉजिट्स आर मोर डेंसली पॉपुलेटेड। यस, जहाँ पर मिनरल्स डिपॉजिट रहते हैं वहाँ का जो एरिया होता है वो बहुत घनी आबादी वाला होता है। अब फोर्थ वाला देखेंगे, औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर नहीं प्रदान करते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा नो। इंडस्ट्रियल एरियाज डू नॉट प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, नो। ऑफ कोर्स करते हैं, तो यहाँ पे आप नो करोगे, ओके। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 10। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो 11 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मिनिमम वेज एक्ट। वेज मीन्स होता है आपका वेतन, जो तनख्वाह मिलती है। न्यूनतम वेतन कानून से क्या अभिप्राय है। तो इसका आंसर हम करेंगे, इसका आंसर यहाँ पे नोटेड है, आप देखेंगे तो मैंने इसके ये जो आपके मल्टीपल चॉइस वगैरह थे ना, ये भी मैंने आंसर नोट कर दिए हैं, आप यहाँ से भी कर सकते हैं इजीली। इसका आंसर हो जाएगा, ये देख सकते हैं, मिनिमम वेजेस एक्ट प्रोवाइड। जो मिनिमम वेजेस एक्ट होता है वो प्रोवाइड करता है फॉर फिक्सिंग मिनिमम रेट्स ऑफ वेज, मीन्स एक फिक्स मिनिमम रेट होता है वेजेस का, वेतन का, इन सर्टेन एम्प्लॉयमेंट, कुछ सर्टेन एम्प्लॉयमेंट्स होते हैं, ठीक है, व्यवसाय होते हैं उनके लिए। इट गिव्स बोथ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट जुरिस्डिक्शन इन फिक्सिंग वेजेस, ओके। सो यहाँ पे आपको एक सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू या फिर स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू जुरिस्डिक्शंस इन फिक्सिंग वेजेस, मतलब फिक्स वेजेस दिया जाता है। तो यहाँ पे ये इसका आंसर हो जाएगा कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता के कोई 2 कारण लिखिए। तो राइट एनी 2 रीजंस फॉर द नीड ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए आपको 2 रीज़न देने हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट की नीड क्यों है, क्यों ज़रूरत है। तो यहाँ पे 12 का आंसर हो जाएगा 2 रीजंस फॉर नीड ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। नंबर 1, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इज़ एसेंशियल टू द हेल्थ एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ फैमिलीज, कम्युनिटीज़ एंड कंट्री, ओके। और सेकंड इसका हो जाएगा पॉइंट, एम्पावर वुमेन आर की टू ब्रेकिंग द साइकिल ऑफ पॉवर्टी फॉर फैमिलीज़। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर आपका आता है 13। सो 13 क्वेश्चन इज हियर, सन 1857 में मेरठ छावनी के सिपाहियों को नए कारतूसों पर क्यों ऐतराज़ था। वाई डिड द सिपाहीज ऑफ मेरठ कैंट इन ईयर 1857 हैड ऑब्जेक्शन ऑन न्यू कार्टराइज, ओके। कार्टराइज मीन्स होता है कारतूस। तो यहाँ पे 13 का आंसर आप करेंगे
because the cartridges of new rifle were covered with a greased paper wrappers. The grease was made from the fat of cows and pigs. जो ग्रीस बनाई जाती थी वो फैट से बनाई जाती थी काउ और पिग्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 14। भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है, क्यों? भीलवाड़ा इज कॉल्ड द मैनचेस्टर ऑफ राजस्थान, वाई? तो यहाँ पे इसका 14 का आंसर हो जाएगा आपका। 14 के आंसर की तरफ चलते हैं। भीलवाड़ा इज कॉल्ड मैनचेस्टर ऑफ राजस्थान बिकॉज अ स्पिनिंग निटिंग कंपनी नेम्ड मेवाड़ टेक्सटाइल मिल owned by industrialists Sri संपत्तिमल स्टार्टेड इन 1938। सो यहाँ पे आप देखेंगे श्री लक्ष्मी निवास और यहाँ पे झुमझुन वाला स्टार्टेड हिज फर्स्ट यूनिट फॉर सिंथेटिक टेक्सटाइल इन 1961 एट भीलवाड़ा। ये आपका आंसर हो जाएगा 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है। वाई डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी पुट प्रेशर ऑन इंडियन फार्मर्स टू कल्टिवेट इंडिगो, एक्सप्लेन द रीज़न। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है, वो क्यों प्रेशर देती थी इंडियन फार्मर्स पे कि वो इंडिगो को उगाएं। इंडिगो मीन्स होता है नील, नील की खेती क्यों करें, उन पे दबाव क्यों बनाती थी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हम देखेंगे। तो यहाँ पे ये है 15 का आंसर। द ईस्ट इंडिया कंपनी पुट प्रेशर ऑन इंडियन फार्मर टू कल्टिवेट इंडिगो बिकॉज, क्योंकि इंडिगो वॉज इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल। जो इंडिगो था वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रॉ मटेरियल था फॉर द ब्रिटिश टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन यूरोप। ओके, ब्रिटिश टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए यूरोप में। सो इसलिए वो प्रेशर बहुत ज़्यादा बनाते थे कि इंडिगो को कल्टिवेट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका 16। निर्वाह कृषि के प्रकारों का वर्णन करें, मीन्स डेस्क्राइब द टाइप ऑफ सब्सटेंस फार्मिंग। तो सब्सटेंस फार्मिंग क्या होती है उसके बारे में, उसके टाइप्स आपको बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है ये। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सब्सटेंस फार्मिंग। एक तो होती है प्राइमेटिव सब्सटेंस फार्मिंग और एक होती है इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग। तो पहले हम देखेंगे प्राइमेटिव। Primitive substance farming is a type of farming where farmer are use old tools। मतलब जो farmers होते हैं, किसान होते हैं, वो old tools को use करते हैं, जो उनके पुराने tools होते हैं। and traditional seeds को बोलते हैं, जो भी उनके परंपरागत बीज वगैरह होते हैं। they use family level, वो अपनी फैमिली के लेवल को ही यूज़ करते हैं। farmers grow crops only for substance। ओके, सो ये होती है आपकी प्राइमेटिव सब्सटेंस फार्मिंग। अब देखते हैं इंटेंसिव फार्मिंग क्या होती है। इन इंटेंसिव फार्मिंग फार्मर्स ट्राई टू गेट मैक्सिमम आउटपुट। जो इंटेंसिव फार्मिंग होती है उसमें जो फार्मर होते हैं वो कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकालने की। फ्रॉम अ स्मॉल प्लॉट दे यूज़ सिंपल टूल्स HYB सीड्स एंड एक्स्ट्रा लेवर्स, वो एक्स्ट्रा लेवर्स को भी यूज़ करते हैं। एंड फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स मेनली फॉर कमर्शियल पर्पज़। जो फार्मर्स होते हैं वो क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, किस पर्पज़ से करते हैं, तो कमर्शियल पर्पज़ से, मीन्स व्यावसायिक पर्पज़ से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन है आपका। एक्सप्लेन द टर्म इंडस्ट्री। आपको इंडस्ट्री जो टर्म है उसको एक्सप्लेन करना है। एंड क्लासीफाई ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। तो उद्योग शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए कच्चा माल जो भी रॉ मटेरियल है आधारित उद्योगों का वर्णन करें। 17 क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर यहाँ पे 17 का ये लिखा हुआ है। एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच सम गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड और सम मिनरल्स आर एक्सट्रैक्टेड। कुछ मिनरल्स भी एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, निकाले जाते हैं, और सम सर्विसेज इज प्रोवाइडेड इज कॉल्ड एन इंडस्ट्री। ठीक है, एन इकोनॉमिक एक्टिविटी कोई भी एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जहाँ पर कुछ गुड्स मतलब सामान मैन्युफैक्चर किया जाता है या फिर मिनरल्स निकाले जाते हैं, मिनरल्स निकालने की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, इज कॉल्ड इंडस्ट्री। उसी को इंडस्ट्री बोलते हैं। अब इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल आर, तो कौन कौन सी होती हैं, एग्रो वेस्ट इंडस्ट्रीज, मिनरल वेस्ट इंडस्ट्रीज और फॉरेस्ट वेस्ट इंडस्ट्रीज। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो जाता है 17 कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं। 17 के बाद आता है आपका 18 क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन है, कल्पना कीजिए कि आप 1850
के दशक में एक गरीब परिवार में पैदा हुए, उस समय सरकार द्वारा संचालित पाठशालाओं पर कोई मतलब 2 राय देनी है आपको, अपने मतलब अपने व्यूज़ बताने हैं। तो इमेजिन दैट यू वर बॉर्न इन अ पुअर फैमिली, इमेजिन करो कि आप एक गरीब परिवार में पैदा हुए हैं 1850 के डिकेड में। एट दैट टाइम गिव 2 ओपिनियंस, आपने आपको 2 ओपिनियन देने हैं ऑन स्कूल रन अंडर गवर्नमेंट, कि स्कूल मतलब अंडर गवर्नमेंट रन करते थे उस टाइम। तो यहाँ 18 का फर्स्ट वाले का आपको 2 ओपिनियन देने हैं। तो फर्स्ट में ए दिया है मैंने ओपिनियन, टीचिंग वॉज नाउ टू बी बेस्ड ऑन टेक्स्ट बुक, उस टाइम जो टीचिंग थी वो टेक्स्ट बुक बेस्ड थी। पुअर स्टूडेंट वर नॉट एबल टू बाय बुक्स, जो पुअर स्टूडेंट्स होते थे वो एबल नहीं होते थे बुक खरीदने के, किताबें नहीं खरीद पाते थे। लर्निंग वॉज टू बी टेस्टेड थ्रू अ सिस्टम ऑफ एनुअल एग्जामिनेशन, जो लर्निंग होती थी वो टेस्ट के थ्रू होती थी, मतलब एक टेस्ट लिया जाता था सिस्टम बेस ऑफ एनुअल एग्ज़ाम जैसे होते हैं वार्षिक परीक्षा। और सेकंड पॉइंट इसमें मैंने दिया है, स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू पे रेगुलर फ़ी, स्टूडेंट को रेगुलर फ़ी पे करने के लिए बोला जाता था, अटेंड रेगुलर क्लास और अटेंड करने के लिए रेगुलर क्लास, एंड ओवे न्यू रूल्स ऑफ डिसिप्लिन, और नए नए रूल वो मतलब ओवे करें, आज्ञा का पालन करें, जो भी रूल्स बनाए गए हैं उनका पालन करें। अब इसी तरह से हम सेकंड वाला क्वेश्चन देखेंगे इसी में 18 का सेकंड, हाफ ऑफ द चिल्ड्रन टेकिंग एडमिशन इन प्राइमरी स्कूल, मतलब आधे बच्चे प्राइमरी स्कूल में एडमिशन ले लेते हैं, लीव देयर स्कूल, अपना स्कूल छोड़ देते हैं, फॉर फर्दर स्टडीज़, वाई, गिव 2 रीजंस। तो प्राथमिक पाठशालाओं में प्रवेश लेने के बाद आगामी कक्षाओं के अध्ययन में आधे बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं, क्यों? 2 कारण दीजिए। तो इसी के हम 2 कारण यहाँ पे दे रखे हैं, देखो 18 का सेकंड वाला, ए पेरेंट्स ऑफ पुअर स्टूडेंट्स वर नॉट एबल टू पे फीस, जो पेरेंट्स होते हैं पुअर स्टूडेंट्स के वो एबल नहीं होते, योग्य नहीं होते कि वो फीस को पे कर दें बच्चों की, अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश रूल, सो स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट द स्कूल, ब्रिटिश रूल के अकॉर्डिंग वो पे नहीं कर पाते हैं और इसलिए बच्चे ड्रॉप कर देते थे, स्कूल छोड़ देते हैं। एंड मीडियम ऑफ एजुकेशन वॉज इंग्लिश, और मीडियम मतलब एजुकेशन जो शिक्षा का मीडियम होता था वो इंग्लिश होता था। एंड सेकंड पॉइंट है, न्यू सिस्टम डिमांडेड रेगुलर अटेंडेंस, और जो न्यू सिस्टम था वो डिमांड करता था रेगुलर अटेंडेंस के लिए कि बच्चा रेगुलर आए, इवन ड्यूरिंग द हार्वेस्ट टाइम, जबकि जो हार्वेस्ट टाइम होता था मतलब जब फसल वगैरह कटती थी तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स वर इंगेज, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जो थे वो इंगेज हो जाते थे इन एग्रीकल्चर ड्यूरिंग हार्वेस्ट टाइम, मतलब अपनी खेती में लग जाते थे हार्वेस्ट के टाइम पर। एंड सम स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट द स्कूल, और इसी की वजह से जो बच्चे होते थे वो स्कूल को ड्रॉप आउट कर देते थे। तो ये 18 का भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19, निम्नलिखित तालिका पूर्ण करें, मीन्स आपको इसको कंप्लीट करना है। ओके, सो कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, ये मैंने आपके बुक के अकॉर्डिंग बनाया है, आप न्यू उसके अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग कर लेना, ये मैंने बुक से ही दिया है। विच पॉलिटिकल पार्टीज आर करेंटली इन पावर, स्टेट गवर्नमेंट में यहाँ समाजवादी पार्टी आपकी बुक में दे रखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी लेड एनडीए। सेकंड में द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर एरिया, तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी आपकी बुक में है, राजेंद्र अग्रवाल सेंट्रल गवर्नमेंट में मेरठ। थर्ड है विच पॉलिटिकल पार्टी इज करेंटली इन अपोजिशन, तो यहाँ पे बहुजन समाजवादी पार्टी, और गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में कांग्रेस आ जाएगी। फोर्थ, व्हेन विल द नेक्स्ट इलेक्शन वी हेल्ड इन 2000, स्टेट गवर्नमेंट इन 2012 और सेंट्रल गवर्नमेंट में इन 2014। तो ये आपकी बुक से किया है मैंने, आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना इसे, इट्स योर चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 20, 19 तक हो चुका है, 20 क्वेश्चन है आपका। मेंशन करने आपको 2 फंडामेंटल राइट्स विच अ पर्सन कैन यूज टू एम्फेसाइज हिज डिग्निटी एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट, मीन्स ऐसे 2 मौलिक अधिकार बताइए जिनका कोई व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा एवं समता परक व्यवहार पर जोर देने के लिए प्रयोग करे। तो इसका आंसर हम देखेंगे 20 का, यहाँ पे 20 का आंसर है 2 फंडामेंटल राइट्स विच अ पर्सन कैन यूज टू एम्फेसाइज हिज डिग्निटी एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट, मीन्स 2 फंडामेंटल राइट्स हैं अपनी डिग्निटी, अपने गौरव, इक्विटी को ट्रीटमेंट करने के लिए। तो यहाँ पे फर्स्ट है राइट टू इक्वलिटी, ठीक है, इक्वलिटी का अधिकार होना चाहिए, इक्वलिटी बिफोर लॉ। सेकेंड हो जाएगा इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, मीन्स प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, जो भी डिस्क्रिमिनेशन मीन्स होता है आपका भेदभाव जो करते हैं,
ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, मतलब कि रिलीजन इसका ऐसा है, धर्म इस धर्म से है, रेस इस जाति से बिलोंग करता है, सेक्स मीन्स जेंडर कि मेल है फीमेल है या अदर जेंडर से है, और प्लेस ऑफ बर्थ कि इस जगह पैदा हुआ है उस जगह पैदा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें डिस्क्रिमिनेशन में आ जाती हैं, तो इस चीज़ का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, ये हो जाएगा 20 का। अब यहाँ पे एक और 20 में आपका आंसर क्वेश्चन दे रखा है, ऐसे किन्हीं दो क्षेत्रों का वर्णन कीजिए जिससे हाशियाई समुदाय की पहचान प्रदर्शित हो। मीन्स डेस्क्राइब एनी टू एरियाज दैट शो द आइडेंटिटी ऑफ द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी। जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी होती हैं मीन्स हाशियाई वाली जो समुदाय होते हैं उनके बारे में आपको यहाँ पे देना है। तो इसका भी आंसर मैंने यहाँ किया हुआ है 20 का सेकेंड वाला। ग्रुप्स दैट आर एक्सक्लूडेड ड्यू टू रेस, जेंडर के अकॉर्डिंग, आइडेंटिटी एंड फिजिकल एबिलिटी और लैंग्वेज आर कॉल्ड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़। ठीक है, इनको मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ बोला जाता है कि फिजिकल एबिलिटी के लिए मतलब उनको अलग कर दिया जाता है, जेंडर आइडेंटिटी के लिए अलग किया जाता है, जाति के लिए अलग किया जाता है। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे है कम्युनिटीज़ कन्फाइंड टू द लोअर or peripheral edge of the society. Such groups is denied involvement in mainstream economic, political, cultural and social activities due to their living conditions. तो यहाँ पे कम्युनिटीज़ कन्फाइड की जाती हैं लोअर और पेरिफेरल एज के थ्रू कि सोसाइटी में क्या चल रहा है। सच ग्रुप्स इज़ डिनाइड, मतलब कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जिनको डिनाइड किया जाता है इन्वॉल्वमेंट से, मतलब उनको इकोनॉमिक पॉलिटिकल इन चीज़ों से वंचित कर दिया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर 20 कंप्लीट। अब आता है आपका 21 क्वेश्चन। 21 क्वेश्चन है आपका राजस्थान के मानचित्र में दर्शाइए। आपको क्या करना है यहाँ पे, शो इन द मैप ऑफ राजस्थान। ये 4 जगह आपको मैप में शो करनी है राजस्थान के, वार्मर, ठीक है, भरतपुर, पाली और बनसवाड़ा। तो इनको आपको मैप में शो करना है। ठीक है, मैप मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे ये आपका मैप है राजस्थान का, इसमें यहाँ पे आ जाएगा आपका ये जो पॉइंट है, यहाँ आपका फरमान आ जाएगा, यहाँ पे पाली है और यहाँ है भरतपुर और इधर है बनसवाड़ा। ठीक है, ये 4 जगह आपको शो करनी है और यहाँ मैप आपका ऐसे करके दिया हुआ आएगा, आपको आइडेंटिफाई करके लिख देना है। ठीक है, फाइंड आउट करके। चलिएगा आप चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 भी आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 22, तो आपका क्वेश्चन नंबर 22 है, नीचे दिए गए 3 प्रश्नों में से 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, 2 के आंसर देने हैं, तो एक जो क्वेश्चन होगा आपका वो 4 मार्क्स का होगा, 2 क्वेश्चन आपके 8 मार्क्स के हो जाएंगे। यहाँ आपको चॉइस मिलेगी, 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, 3 में से 2 करने हैं। ठीक है, सो 22 देखते हैं। यहाँ पे 1857 की क्रांति की सफलता एवं असफलता पर अपने विचार लिखें। राइट डाउन योर ओपिनियन ऑन द सक्सेस एंड फेलियर ऑफ द 1857 रेवोल्यूशन। अब सब सक्सेस पे आप अपने आप से कर लेना, क्योंकि मैंने फेलियर्स पे यहाँ पे नोट कर दिए हैं। ओके, सो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 22 का फर्स्ट वाला, लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डिसिप्लिन, कॉमन प्लान ऑफ एक्शन, सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप, मॉडर्न वेपन एंड टेक्निक्स। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, द रिबेल लीडर्स वर नो मैच टू द ब्रिटिश जनरल। रानी लक्ष्मीबाई, तात्या तोपे एंड नाना साहेब वर करेजियस बट दे वर नॉट गुड जनरल। मतलब वो करेजियस तो थे लेकिन गुड जनरल नहीं थे। थर्ड पॉइंट, नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, वेस्टर्न पंजाब एंड राजपूताना। नंबर 4 हो जाएगा, द मॉडर्न एजुकेटेड इंडियंस डिड नॉट सपोर्ट द रिवोल्ट। जो मॉडर्न इंडियन एजुकेटेड थे वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे इस रिवोल्ट को। दे बिलीव दैट ओनली ब्रिटिश रूल कुड रिफॉर्म इंडियन सोसाइटी एंड मॉडर्नाइज इट। केवल वो इस चीज़ पे बिलीव करते थे कि जो ब्रिटिश लोग हैं वही इंडियन सोसाइटी को मतलब रिफॉर्म करेंगे और मॉडर्नाइज भी करेंगे, बदलेंगे आधुनिक युग में। द ब्रिटिश मैनेज टू गेट द लॉयल्टी ऑफ द सिख्स, अफगान्स एंड गुर्क regiments and Gurkha actually helped the British in suppressing the
रिवॉल्ट। तो वो मतलब ज़्यादा से ब्रिटिश लोगों का ही वो कर रहे थे कि इस रिवॉल्ट को सप्रेस किया जाए। द ब्रिटिश हैड बेटर वेपन्स, ब्रिटिश जो थे उनके पास अच्छे अच्छे हथियार थे, बेटर जनरल्स भी थे एंड गुड ऑर्गेनाइजेशन भी थे, इसलिए ये जो रिवॉल्ट था ये फेल हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में 22 का आप देखेंगे तो मिलेगा, राइट इन डिटेल अबाउट द कंट्रीब्यूशन। आपको डिटेल में कंट्रीब्यूशन के बारे में लिखना है ऑफ द फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी इन द फ्रीडम ऑफ इंडिया। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। दे सेक्रीफाइस देयर लाइव्स फॉर द फ्रीडम ऑफ द कंट्री। महात्मा गांधी इंस्पायर्ड, जो महात्मा गांधी थे वो इंस्पायर्ड थे मिलियंस ऑफ, इनसे मतलब इंस्पायर्ड हुए थे मिलियन ऑफ इंडियंस टू टेक पार्ट इन फ्रीडम स्ट्रगल, और उन्होंने मतलब जो फ्रीडम स्ट्रगल था उसमें पार्ट भी लिया। नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट था एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था एंड क्वाइट इंडिया मूवमेंट था। ही यूज्ड नॉन वायलेंस, मतलब जो महात्मा गांधी थे वो नॉन वायलेंस थे, एंड सत्याग्रह एज मेन वेपन फॉर अचीविंग फ्रीडम। उनका बस एक ही रूल था नॉन वायलेंस की, सत्याग्रह किया जाए बिना वेपन्स के, और उसी से उनको फ्रीडम मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है इसी में थर्ड, राइट इन डिटेल अबाउट द रॉल्ट सत्याग्रह। आपको रॉल्ट सत्याग्रह के बारे में लिखना है डिटेल में। तो यहाँ पे रॉल्ट एक्ट वाज पास्ड, जो रॉल्ट एक्ट था वो पास किया गया था ऑन मार्च 1919 में, एंड विच गेव द अथॉरिटी, और इससे ही अथॉरिटी मिली थी एंड पावर टू अरेस्ट एनी पर्सन विदाउट ट्रायल, कि मतलब किसी भी पर्सन को बिना ट्रायल के बिना पेशी किए ही अरेस्ट कर लिया जाए बिना पूछताछ के। टू एबॉलिश दिस एक्ट, गांधी जी इस एक्ट को हटाने के लिए गांधी जी एंड अदर लीडर्स कॉल्ड फॉर सत्याग्रह। तो गांधी जी वगैरह ने और भी लीडर्स ने सत्याग्रह आंदोलन चलाया। हटल टू शो ऑब्जेक्शन, उन्होंने मतलब ऑब्जेक्शन दिखाया इस चीज़ पे कि ऐसा नहीं होना चाहिए बाय द इंडियंस टू द रूल दिस रूल विच केम टू बी नोन एज रॉल्ट सत्याग्रह, और यही रॉल्ट सत्याग्रह के नाम से जाना गया 2 अगस्त 2023 को। मतलब सॉरी यहाँ पे आप देख लेना इसको, ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो यहाँ आपको क्या करना है, राइट योर कमेंट्स ऑन द फॉलोइंग। आपको टिप्पणी लिखनी है, ठीक है, एक तो बायोस्फीयर पे और एक इकोसिस्टम पे। तो दोनों पे आपको करना है, जैव मंडल और परितंत्र पे। ये आपका है 4 मार्क्स का एक है, आ रहा है समझ में। तो ये 8 नंबर का हो गया आपका। चलिएगा करते हैं इसे कंप्लीट। इधर आप देखेंगे यहाँ मैंने आंसर लिखा है 23 का, पहले फर्स्ट वाला बायोस्फीयर के लिए। तो द बायोस्फीयर इज अ नैरो जोन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ वेयर, जहाँ पर सॉइल होती है, वाटर होता है एंड एयर कंबाइन टू सस्टेन लाइफ। मीन्स लाइफ सस्टेन करती है, एयर वाटर सॉइल ये सारी चीज़ें होती है। लाइफ कैन ओनली अकर इन दिस जोन, केवल इस जोन पे ही, बायोस्फीयर पे ही लाइफ अकर करती है। फ्रॉम फंगी एंड बैक्टीरिया टू लार्ज एनिमल्स देयर आर सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ। मीन्स सभी तरह की लाइफ सर्वाइव करती है। तो ये हो जाता है इसका आंसर। एंड नेक्स्ट आता है आपका फिर इसमें इकोसिस्टम। ओके, इकोसिस्टम के ऊपर आपको लिखना है। तो यहाँ मैंने इकोसिस्टम पे लिखा है, एंड इकोसिस्टम कंसिस्ट of a community of organisms together with their physical environment. Ecosystem पारितंत्र होता है, can be of different sizes and can be marine, aquatic or terrestrial. Broad categories of terrestrial ecosystem are called biomass. In ecosystem both matter and energy are conserved. मीन्स जो इकोसिस्टम होता है उसमें बोथ मैटर्स होते हैं, एनर्जी भी कंजर्व रहती है। ओके, तो ये हमारा आंसर हो जाता है 23 का, इकोसिस्टम और बायोस्फीयर पे, परितंत्र पे और जैव मंडल पे। अब नेक्स्ट इसमें अथवा करके दे रखा है, तो कोई भी आपको एक आंसर नोट करना है, या तो आप ये कर सकते हो या उसे कर सकते हो, ठीक है। ये भी 8 नंबर का है, लेकिन आपको ये पार्ट में डिवाइड करके दिया गया है। जैसे कि व्हाट इज़ लैंडस्लाइड, तो व्हाट लैंडस्लाइड इतना लिखोगे आप, तो ये 2 नंबर का होगा। वाई डज इट अकर, तो ये 3 नंबर का होगा। और राइट द मेजर्स टू प्रिवेंट लैंडस्लाइड, तो ये आपका 8 मार्क्स का होगा। तो चलिएगा, भूस्खलन क्या है, ये क्यों होता है, भूस्खलन रोकने के
उपाय बताइए जो लैंड स्लाइड होने लगती है। इसका आंसर यहाँ देखेंगे, मे बी क्लियर दिख रहा होगा। अ लैंड स्लाइड में पढ़ देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। अ लैंड स्लाइड इज अ डिस्क्राइब्ड एज अ मास ऑफ रॉक डेवरीज, जो वो बन जाती हैं ना, वो ऊंची ऊंची चट्टानें सी बन जाती हैं, और अर्थ मूविंग डाउन अ स्लोप, जो अर्थ वगैरह होता है वो मूव करने लगता है स्लोप्स में। लैंडस्लाइड्स आर अ फॉर्म ऑफ मेक बेस्ड under the direct influences of gravity that indicates any downslopes movement of rock and soil। ठीक है, तो ये होती है आपकी लैंडस्लाइड। अब यहाँ पे देखिए, अ लैंडस्लाइड अकर्स, लैंडस्लाइड कैसे होती है, तो व्हेन द नेचुरल स्लोप ऑफ अ माउंटेन इज डिस्टर्ब, जो नेचुरल स्लोप्स होती हैं, नेचुरल चट्टानें सी जो बनी होती हैं, मिट्टी की स्लोप ढलान बने होते हैं, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं माउंटेन्स के, तो उससे स्लाइड होना शुरू हो जाता है। अर्थक्वेक आ जाता है, शेकिंग ऑफ ग्राउंड, मतलब जो ज़मीन होती है वो हिलने शुरू हो जाती है। डिस्टर्ब द स्लोप्स, वो ही डिस्टर्ब कर देती है स्लोप्स को, और उसी से जो वहाँ की मिट्टी होती है वो खिसकना शुरू हो जाती है। हैवी रेनफॉल भी हो सकता है उसकी वजह से भी। हायर वाटर percolation and make the soil particles loose and it flows down the slopes। तो मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं मिट्टी के वो भी लूज़ हो जाते हैं और उसी से नीचे बहने लगती है मिट्टी। डिफॉरेस्टेशन भी हो सकता है, मतलब जंगलों को काटा जाता है। रूट्स ऑफ द ट्रीज, और क्या करती हैं, होल्ड कर लेती हैं मिट्टी को, लेकिन जब पेड़ कट जाते हैं तो वो मिट्टी रुक नहीं पाती है डिफॉरेस्टेशन की वजह से। लेट्स द सॉइल ओपन एंड मोर सस्पेक्टिबल टू लैंडस्लाइड्स, और उससे भी मिट्टी खिसकना शुरू हो जाती है। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। दे आर ऑल्सो वेरियस डायरेक्ट मैथड, बहुत सारे और भी डायरेक्ट मैथड्स हैं टू प्रिवेंट लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड को प्रिवेंट करने के लिए। दिस इंक्लूड्स चेंज इन स्लोप्स geometry, the use of materials to strengthen slopes materials, installation of structures such as जैसे कि पोल्स वगैरह बना देना, रिटेनिंग वॉल्स कर देना, ग्राउंडिंग एट रॉक जॉइंट्स एंड फ्रैक्चर्स वेंडिंग कर देना। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। डेब्रीज एंड ड्रेनेज पाथ बना देना ऑन द सरफेस एंड अंडर वाटर ग्राउंड। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, तो इससे प्रिवेंट हो जाएगी सॉइल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा आता है, ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 आपका कंप्लीटेड है, और मे बी अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट हो गया। संविधान से आप क्या समझते हैं, संविधान की आवश्यकता के कारण स्पष्ट कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन है आपका, ये 8 नंबर का है। ठीक है, तो यहाँ हम करेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशन, एक्सप्लेन द रीजंस फॉर द नीड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। या तो आप ये वाला आंसर कर सकते हैं या ये कर सकते हैं, चॉइस है यहाँ पे भी आपके लिए। तो 24 का पहले फर्स्ट वाला ही देखते हैं। 24 का फर्स्ट वाला है, अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ फंडामेंटल रूल्स दैट डिटरमाइन हाउ अ कंट्री और स्टेट इज रन। Almost all constitutions are codified, which simply means they are written down clearly in a specific documents called the constitution। We need a constitution for the following reasons। हमें कुछ ऐसे रीजन्स हैं जिनकी वजह से हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है, तो वो क्या है रीजन्स, यहाँ देखिएगा। नंबर 1, अ कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ रिटन लॉज। जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, संविधान में रिटन लॉज होते हैं, एक्सेप्टेड बाय पीपल, लोगों को वो एक्सेप्ट करने पड़ते हैं, लिविंग टुगेदर इन अ कंट्री। सेकेंड पॉइंट, इट जनरेट ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द सिटीजन्स। मतलब ये कोऑर्डिनेशन जो संबंध होता है उसको जनरेट करता है गवर्नमेंट और सिटीजन्स, नागरिकों के, सरकार और नागरिकों के बीच में। थर्ड पॉइंट है, इट स्पेसिफाइज द टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट फॉर अ कंट्री एंड हाउ इट शुड फंक्शन। नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ, इट लेज डाउन लिमिट्स ऑन द powers of the governments, means it lays down limits on the power of the government
एंड फिफ्थ इज इट लेज डाउन द राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द सिटीजन्स, मतलब सिटीजन्स जो नागरिक होते हैं उनको अपना राइट्स भी पता होते हैं, अपनी ड्यूटीज़ पता होती हैं, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में आपका 24 में और करके दे रखा है, राइट योर व्यूज़, ठीक है, ऑन द मीनिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म एंड इट्स रिलेवेंस इन द प्रेजेंट टाइम। तो धर्मनिरपेक्षता के आधार अवधारणा का अर्थ एवं वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता पर अपने विचार लिखें। तो यहाँ आपको करना है सेकुलरिज्म के ऊपर। तो ये और पार्ट में 24 का ही मैंने यहाँ लिख रखा है, सेकुलरिज्म मीन्स सेपरेशन ऑफ रिलीजन। मीन्स सेकुलरिज्म क्या होता है, सेपरेशन ऑफ रिलीजन, मीन्स कोई धर्म है तो उसका सेपरेशन करना, अलग करना फ्रॉम पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट से आप देख सकते हैं। मीन्स इनके ये पहलू होते हैं ऑफ लाइफ। रिलीजन बीइंग ट्रीटेड एज अ प्योरली पर्सनल मैटर। It emphasized disassociation of the state from religion and full freedom to all religions and tolerance of the religion, means कितना वो सहन कर सकते हैं अपने religions के according. It also stands for equal opportunities, उनको मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए फॉर फॉलोवर्स ऑफ ऑल रिलीजन्स एंड नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव नहीं होना चाहिए, एंड पार्शियली ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, की मतलब ये उस धर्म से हैं इस धर्म से हैं, तो ये बिल्कुल पार्शियली नहीं होना चाहिए किसी भी रिलीजन को लेके। द जजमेंट इस्टेब्लिश दैट दीज आर सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड रिलीजन, इट स्टेटेड इन matters of state religion has no place. Any state government which pursues non-secular or on policies or non-secular courses of action acts, means मतलब सेकुलरिज्म नहीं होना चाहिए, धर्म निरपेक्षता जिसे बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है इसी में, क्वेश्चन नंबर 25। तो 25 में आपके 3 क्वेश्चंस हैं। दिए गए तीनों प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे आपको 2 के आंसर देने पड़ेंगे और 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है आपका। तो फर्स्ट है आपका अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन। फर्स्ट वाला देखेंगे, राजस्थान के महत्वपूर्ण भौगोलिक व प्राकृतिक पर्यटन स्थलों का वर्णन करें। तो डेस्क्राइब द इम्पोर्टेंट जियोग्राफिकल एंड नेचुरल टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ राजस्थान। चलिए पहले इसे ही करते हैं कंप्लीट। तो यहाँ देखेंगे आप 25 का फर्स्ट वाला, इम्पोर्टेंट टूरिस्ट प्लेस इन राजस्थान आर। तो सबसे पहले हमने लिया है जयपुर। जयपुर ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ द पिंक सिटी, जयपुर को हम पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं, इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ राजस्थान एंड जयपुर इज़ वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव सिटीज़। जयपुर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव सिटी है। द मैग्नीफिशियंट, बहुत भव्य फोर्ट्स हैं वहाँ पे, पैलेसेस हैं मतलब महल वगैरह, आर्ट एंड कल्चर ऑफ द सिटी इसके लिए फेमस है। फिर नेक्स्ट आता है आपका उदयपुर। वाइल इन अ फ्यू टेक्स्ट उदयपुर हैज़ बीन नेम्ड द, तो यहाँ मैंने इसका आंसर यहाँ दिया है, वेनिस ऑफ द ईस्ट। द सिटी ऑफ उदयपुर इज़ पॉपुलरली नोन फॉर इट्स लेक्स। जो उदयपुर है वो अपनी लेक्स के उससे जानी जाती है, झीलों की वजह से। अब आता है थर्ड आपका जोधपुर। सो जोधपुर इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट सिटी इन राजस्थान, मतलब दूसरी एक बहुत बड़ी सिटी है राजस्थान की। इट नोन एज ब्लड सिटी एज मोस्ट ऑफ द हाउसेज इन द ओल्ड टाउन एरिया आर पेंटेड ब्लू, मतलब यहाँ के ब्लू पेंटेड किए गए हैं हाउस वगैरह जोधपुर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसमें आता है आपका जैसलमेर। तो इट आर अ कलेक्शन ऑफ लग्जरियस रेजिडेंस built in the early 1800s. It houses 5 palaces and several temples हैं and some delightful things हैं, बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा है, भव्य बना हुआ है, काफ़ी सुंदर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसी में देखेंगे। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25 में ही, मेंशन रोड सेफ्टी रूल्स इन डिटेल। आपको रोड सेफ्टी रूल्स डिटेल में बताने हैं।
तो देखो यहाँ पे ये गैप भी दे रखा है आपका आंसर के लिए, क्योंकि आपको 2 आंसर लिखने हैं, तो गैप भी ऐसे करके दिया हुआ है हर क्वेश्चन के आगे। बट आपको वहाँ तो कौन जो आप आंसर नोट करोगे तो क्वेश्चंस बुकलेट मिलती है, उसमें ही करना पड़ता है। अब देखिएगा सेकंड इसका, ओवे ऑल ट्रैफिक सिग्नल्स बोर्ड्स एंड साइंस। नंबर 1, डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव। ड्रिंक करके ड्राइव नहीं करना चाहिए। ऑलवेज कैरी योर ड्राइवर लाइसेंस, जो भी आपकी ड्राइविंग लाइसेंस होता है उसको रखना चाहिए। यूज़ द इंडिकेटर और हैंड सिग्नल्स, आपको इंडिकेटर यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, डू नॉट ओवरलोड योर व्हीकल्स विद पैसेंजर्स, आपको पैसेंजर्स से अपने व्हीकल को ओवरलोड नहीं करना चाहिए। तो अब करते हैं 25 का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है इसमें थर्ड, सामुदायिक स्वच्छता में विद्यार्थी क्या क्या भूमिका निभा सकते हैं। वॉट रोल्स कैन द स्टूडेंट प्ले इन द कम्युनिटी क्लीनिनेस, मतलब क्या क्या रोल वो प्ले कर सकते हैं कम्युनिटी क्लीनिनेस में। इसका आंसर मैंने यहाँ पे नोट किया है, ये देखिएगा 25 का लास्ट वाला, द रोल ऑफ स्टूडेंट्स इन द कम्युनिटी क्लीनिनेस। तो क्या कर सकते हैं, क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनिनेस एंड सैनिटेशन इन देयर स्कूल एंड कम्युनिटीज़, मीन्स अवेयरनेस फैला सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है क्लीनिनेस के लिए। सैनिटेशन कर सकते हैं स्कूल्स में और कम्युनिटीज़ में अपने आसपास। पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्लीनिनेस ड्राइव एंड कैंपेन लगा सकते हैं कि क्लीनिनेस के लिए, साफ़ सफाई के लिए। एजुकेटिंग अदर्स, मतलब दूसरे लोगों को एजुकेट कर सकते हैं अबाउट द नेगेटिव इफ़ेक्ट्स के लिए ऑफ लिटरिंग एंड पोल्यूशन, कि पोल्यूशन वगैरह ना फैले। प्रमोटिंग द यूज़ ऑफ टॉयलेट्स, मतलब टॉयलेट्स को यूज़ करने के लिए प्रमोट करें एंड एनकरेज करें। द पार्टिसिपेट ऑफ गुड हाइजीन, मीन्स अच्छे हाइजीन के लिए। ऑर्गेनाइजिंग इवेंट्स, इवेंट्स को भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। एंड एक्टिविटीज़ टू प्रमोट द कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स। एंड पार्टिसिपेटिंग इन कम्युनिटी सर्विस प्रोजेक्ट रिलेटेड, मतलब कुछ ऐसे कम्युनिटीज़ में पार्टिसिपेट करें जो प्रोजेक्ट्स के थ्रू उनको दिखाया जाए रिलेटेड टू क्लीनिनेस एंड सैनिटेशन। एनकरेजिंग देयर फैमिलीज़, अपनी फैमिलीज़ को इनक्रेज करें एंड फ्रेंड्स को कि ज्वाइन करें कैंपेन को, एंड मेक इट अ सक्सेस, और इसको सक्सेस बनाएं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और ये आपका मॉडल टेस्ट पेपर मैंने क्लास 8th का सोशल साइंस का कंप्लीट करा दिया है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, और अच्छे से मतलब प्रिपरेशन अच्छे से करें एग्ज़ाम्स के लिए। और मोस्टली इसी तरह से आपका बिल्कुल यही क्वेश्चन पेपर आएगा इसी तरह से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।